नमस्कार, वक्त प्राइम एजेंडा का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बाबा का बुलडोजर। सूबे में अवैध कब्जों और संपत्तियों पे बुलडोजर के ध्वस्तीकरण से माफिया खौफ में है। ऐसे में बुलडोजर को लेकर सीएम योगी ने कुछ खास निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर नहीं चलेगा। यह बुलडोजर सिर्फ माफियाओं और अवैध संपत्तियों पर ही चलेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से बाबा का बुलडोजर लगातार माफियाओं पर कहर बनकर टूट रहा है। ऐसे में किसी गरीब की झोपड़ी पे बुलडोजर ना चले, इस बात का ध्यान रखना होगा। और इसी आदेश के मायने क्या हैं, इस फैसले के मायने क्या हैं, ये हम समझेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ का ये आदेश कैसे काम करेगा। हमारे साथ अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल होगा जिनसे हम समझेंगे कि आखिर चूंकि अब तक माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि गरीबों की झोपड़ी और उनके मकानों को, दुकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सिर्फ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके क्या मायने हैं, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जिक्र जो है पूरे चुनाव में हुआ। इस बुलडोजर को आधार बना के चुनाव प्रचार किया गया और इसी बुलडोजर के नाम पे वोट मांगे गए। सरकार भी बनी और अब सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में हैं। लगातार माफियाओं के ऊपर, उनकी जो उन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, अवैध निर्माण कर रखे हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक, प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक और बाराबंकी से लेकर अंबेडकर नगर तक, हर तरफ जहां भी देखो बुलडोजर ही बुलडोजर चल रहे हैं। यानी वो लोग जिन्होंने गलत तरीके से कब्जे किए, सरकारी जमीनों पे कब्जा किया या फिर व्यापारियों को या लोगों को डरा धमका के उनकी जमीनों को कब्जा किया, ऐसे माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। लेकिन इस बीच इस बात का ख्याल रखने के निर्देश दिए हैं कि गरीब की झोपड़ी नहीं टूटनी चाहिए, गरीबों के घर और दुकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, और जो माफिया हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यानी माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा। ये मूल मंत्र जिसके साथ अब सरकार आगे बढ़ रही है, प्रशासन काम कर रहा है। तस्वीरें अलग अलग जिलों की है जहां पे ध्वस्तीकरण का अभियान जो है वो जोर शोर से चल रहा है और लगातार इस अभियान को तेज किया जा रहा है। तो अफसरों को मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए साफ शब्दों में कि गरीबों को सताने वालों की अब खैर नहीं, और किसी गरीब की झोपड़ी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इस गरीब की दुकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा और सिर्फ पेशेवर माफिया और अपराधियों पर ही कार्रवाई होगी। तो दुर्दांत अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। अफसरों को मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में निर्देश दिए और यह कहा कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गरीबों की संपत्ति कब्जाने वालों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा और किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। क्योंकि अब तक बुलडोजर पूरे एक्शन में दिखाई दे रहा था, माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित किया, उन लोगों के खिलाफ, और जो डरा धमका के जिन्होंने संपत्तियों पे कब्जा किया, ऐसे तमाम लोग जिनके खिलाफ पिछले कई दिनों से अभियान चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जो कहा था वो करके दिखाया जा रहा है, खासकर माफियाओं को लेकर। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि गरीबों को उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इसके क्या मायने हैं, इसे हम जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि क्या संदेश देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ यहां पे कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन गरीबों को नुकसान ना हो, उनकी झोपड़ी को तोड़ा नहीं जाएगा। इस बात का ख्याल रखने का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अब इसके मायने क्या हैं, इसको हम समझेंगे। क्योंकि हर कोई बुलडोजर का जिक्र करके योगी आदित्यनाथ की तारीफ तो कर रहा है और दूसरे राज्य जो हैं वो भी योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर फॉर्मूले को अपना रहे हैं। यानी ये जो बुलडोजर बाबा का जो ये फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से हिट हो रहा है। और यही वजह है कि फिर चाहे बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो या हरियाणा, हर तरफ योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसको आधार बना के ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से बुलडोजर काम करेगा, किस तरीके से काम किया जाएगा। तो हम समझेंगे कि आखिर
मुख्यमंत्री के इस आदेश के मायने क्या हैं? क्योंकि कई तरह की बड़े बड़े वादे जो हैं वो चुनाव के दौरान किए गए थे और अब एक एक करके उन्हें पूरा किया जा रहा है। बुलडोजर का जो खौफ है वो अपराधियों में दिखाई भी दे रहा है। तो इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश है? इसके पीछे किस तरीके की सोच है? क्योंकि यह भी है कि बुलडोजर चले लेकिन किसी गरीब का नुकसान ना हो। ऐसे लोग जिसने अगर जमीन पे झोपड़ी बना ली, मकान बना लिया, उनके खिलाफ एक अलग नीति होगी और जो बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं, गुंडे हैं, उनसे अलग तरीके से निपटने की तैयारी की जा रही है। तो गरीब की दुकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, गरीब के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर। सिर्फ पेशेवर माफियाओं और अपराधियों को ही निशाने पर लिया जाएगा और इसको लेकर तरह तरह के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों में कई ऐसी कार्रवाइयां देखी हैं। योगी 2.0 में खासकर बुलडोजर पूरी तरह से एक्टिव है और माफियाओं की छाती पे मूंग दली जा रही है। उनकी वो जमीनें जिन पे कई सालों से कब्जा सरकारी जमीनों पे किया गया, वो निर्माण जो अवैध तरीके से किए गए, वो निर्माण जो नियमों को ताक पे रख के किए गए, वो निर्माण जिनकी अनदेखी यहां पे सरकार के नियमों की गई, शासन के नियमों की गई, कानून के नियमों की गई, ऐसे निर्माणों को लगातार गिराया जा रहा है। फिर चाहे सूबे की राजधानी लखनऊ हो या फिर प्रयागराज हो, अलीगढ़ हो, बाराबंकी, अंबेडकर नगर या सूबे का कोई भी जिला, जहां पे भी गलत तरीके से गलत गतिविधियां हुई, वहां पे लगातार बुलडोजर बाबा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और बुलडोजर जो है वहां चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अफसरों को सीएम योगी का यह कड़ा निर्देश है और गरीबों को सताने वालों की अब खैर नहीं होगी। तो अब बड़ी बात यह कि किस तरीके से निपटा जाएगा और क्या करने की तैयारी यहां पे है, क्योंकि सबके अपने अपने चुनाव के दौरान बुलडोजर एक ऐसी चीज थी जो पूरे चुनाव में सुर्खियों में रही और चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव के बाद और चुनाव से पहले की अगर बात करें तो बुलडोजर वही है जो जिसके लिए कहा गया था कि ये पूरी तरीके से सर्विस कराने गया है, वो एक बार फिर चुनाव के बाद एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो गरीब की दुकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इसके क्या मायने हैं इसको हम समझेंगे, क्योंकि एक तरफ तो अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जो गरीब है उसकी झोंपड़ी का ख्याल रखना है, उसके मकान का ख्याल रखना है, उसकी दुकान का ख्याल रखना है और उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो माफिया हैं जिन्होंने लोगों को डरा धमका के जमीनों को छीना, जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जे किए, जिन्होंने नियमों को ताक पे रख के निर्माण किया, ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो अफसरों को सीएम योगी का यह सख्त निर्देश है। तो गरीबों की संपत्ति अगर कब्जाई तो बख्शा नहीं जाएगा। यहां पे कई तरह के संदेश योगी आदित्यनाथ ने देने की कोशिश की है। एक तो यह कि जिसने भी गलत किया उसे बख्शा नहीं जाएगा, दुर्दांत अपराधियों की अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चलेगा, और यह भी कहा कि गरीब की झोंपड़ी का ख्याल रखें, यानी माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा। इसमें दो संदेश छिपे हुए हैं। एक ये कि जो असहाय हैं, जो मजबूर हैं, जो गरीब तबका है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, और जो माफिया हैं, जिन्होंने, जो अपराधी हैं, डरा धमका के या सरकारी जमीनों पे कब्जे किए, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो इन दोनों संदेशों के मायने समझेंगे और ये कितना कारगर है, इसका क्या संदेश उत्तर प्रदेश में जा रहा है, क्या ये मॉडल जो है वो दूसरे राज्य भी अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। चूंकि जिक्र यूपी मॉडल का जिक्र जो है वो बिहार में भी होता हुआ दिखाई दिया, वो मध्य प्रदेश में भी होता हुआ दिखाई दिया, वो उत्तराखंड में भी इसकी झलक दिखाई दी और हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। ये वो राज्य हैं जहां पे बीजेपी शासित सरकारें चल रही हैं, यानी बीजेपी की सरकारें हैं, और अब
योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रही है। तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ देर में जुड़ेगा, जिसमें फिलहाल हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, गौतम राणे हैं जो कि महासचिव हैं पीएसपीएल के, और कुछ देर में हमारे साथ इमरान लतीफ होंगे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, प्रोफेसर डीआर साहू होंगे अब से चंद मिनटों में, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल आपसे ये कि अब तक हम देख रहे थे आप अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा कि गरीब की झोपड़ी को नहीं तोड़ा जाएगा, वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की है? देखिए, आपको मैं बता दूं राजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूर्व वो जो लोग सत्ता पोषित लोग थे, सत्ता के द्वारा जो सपा बसपा की सरकारें थी, वो अपराधियों को, गुंडों माफियाओं और जो भूमि माफियाओं को संरक्षण देती थी और करती क्या थी, जहां भी सरकारी एक सपा सरकार में जो सरकार जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे और बिल्डिंग बनाते भी कैसे इस तरह से बनाते थे कि जो ना नगर निगम से न कहीं की तरफ से कोई नक्शा पास होता था, शासन द्वारा कोई हनौती दी जाती थी और बिल्डिंग बना दी जाती थी और वो एक बहुत बड़ा आय का स्रोत होता था नहीं, और उनसे काला धन भी उससे सरकार की संपत्ति में, सरकार की होता भी नहीं। सरकारी संपत्ति लोग चाहिए, और जब हमारी सरकार बनी तो जहां जहां सरकारी जमीनों पर कब्जा था उसको छुड़ाने का काम किया गया। अब चूंकि कुछ ऐसी जमीन है जो बिना नक्शा के पास चले गए तो कुछ बिल्डिंग उनको तोड़ने का काम किया गया ताकि जनता को असुविधा न हो। परंतु गरीब कल्याण की जो बातें हैं, गरीबों के चलने की बातें, जो गरीब दबा कुचला कमजोर वर्ग है वो जमीनों पर कब्जा नहीं करता है राजेश जी, वो कभी अभाव के कारण उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। 70 वर्षों की सरकारों ने न रहने के लिए आवास दिया, न खाने के लिए मदद किया, तो जब उनके पास कोई रहने के लिए आवास नहीं था तो जहाँ खाली जमीन पड़ी सरकारी थी तो वो लोग अपने रहने के लिए एक मड़ई, एक झोपड़ी झोपड़ी रखकर रह रहे थे, तो वहां पे उन लोगों के पास अभाव था। इसलिए तो कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि माफियाओं पर चले चले, परंतु वो गरीब लोग जिनको रहने के लिए जगह नहीं है उनसे कोई नहीं करेगा, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। उस जमीन पर कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर और उनको आवाज देने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। इसका आप उदाहरण देंगे कि इलाहाबाद में अधिक आमद जो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थे उसको तोड़ा गया और वहां पे पुलिस कर दी गई, गरीबों के आवास के लिए एक तस्वीर शुरू कर दी गई और ये पूरे प्रदेश में चलेगा। गरीब कल्याण की और गरीब कल्याण की जितने भी सुविधाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उसको पूर्ण योगी आदित्यनाथ चलाएंगे, परंतु सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे जो किए गए हैं वो जमीन माफियाओं द्वारा, भू माफियाओं द्वारा उनको तोड़ने का काम किया जाएगा और भू माफिया हो, अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, कोई उत्तर प्रदेश पे छोड़ना पड़ेगा या अपराध छोड़ना पड़ेगा, बुलडोजर भी चलेगा और जेल भी जाएगी। ठीक है, गौतम राणे, आप योगी आदित्यनाथ के इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए कार्रवाइयां तो लगातार हो रही हैं, माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि गरीबों का ख्याल रखना है, उसकी झोपड़ी का ख्याल रखना है। देखिए, 2 लाइनें सब शुरू करेंगे। जहां से गुजरो धुआं कर दो, जहां पहुंचो धमाल मचा दो, सियासत में ये हक दिया है तुमको, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हराम कह दो, जिसे चाहो हलाल कर दो। ये डेमोक्रेसी है, जंगल राज नहीं। किसी पे भी अगर उन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा किया है, निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के एक प्रोसेस होते हैं। लोकतंत्र में केवल सत्ता ही सब कुछ नहीं होता, जंगल राज नहीं मचता। कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट है, न्यायपालिका है, विधायिका ही सब कुछ नहीं करती। न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और आप लोगों का एक तंत्र है। अगर किसी का पेट्रोल पंप बना है तो पेट्रोल पंप बनने के पहले की आप प्रक्रिया बेहतर जानते हैं कि जिस भी कंपनी का पेट्रोल पंप वहां लगता है, आउटलेट लगते हैं, वो कंपनी पूरी तरह से उस जमीनों को खंगालती है कि क्या ये जमीन लीगल है या इलीगल है।
इससे पहले कभी भी उस जमीन पे किसी को लाइसेंस नहीं निर्धारित करती। हाँ। जैसे आप बेहतर जानते हैं, किसी जमीन की जब रजिस्ट्री होती है और आप उस पर फाइनेंस कराते हैं तो बैंक पूरी तरह से खंगालता है, ये जमीन कैसी है, लीगल है, इलीगल है, इलीगली ऑक्युपाइड है या कैसे है। ये तो एक तरह से जंगल राज है कि अपने ऊपर मुकदमे लगे उसे हटा दीजिए, दूसरे को जबरदस्ती मुकदमे में कर दीजिए। ये हम चाहते हैं कि कानून का राज हो, गरीबों के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार न हो, लेकिन सेलेक्टिव तरीके से किसी को कानून के खिलाफ जाकर बगैर किसी कोर्ट कचहरी के आदेश लिए हुए अगर किसी के साथ इस तरह का ध्वस्तीकरण का कार्रवाई चलेगी तो इसका मतलब इस देश में, इस प्रदेश में पूरी तरह से एक तरह से जंगल राज मचाया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि सेलेक्टिव एक ऑपरेशन चलाए, उसके खिलाफ लोगों में दहशत पैदा की जाए, नफरत पैदा की जाए। नफरत से कभी न प्रदेश बढ़ता है न देश बढ़ता है। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के जरिए अगर कोई चीज की जाती है तो निश्चित तौर पे हम स्वागत करेंगे। और जंगल राज की तरह नहीं कि चलिए किसी को भी अगर जंगल का राजा हो गया तो किसी को भी खाने पीने का उसको मौका मिल जाता है, जब चाहो हलाल कर दो, जब चाहो हराम कर दो। ये नहीं हो सकता। ये कानून इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देता। ठीक है, पांडे जी कुछ कह रहे हैं आप ही की बात पे। मित्र कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, न्यायपालिका से चलता है और न्यायपालिका उसकी बात है। आप सही कह रहे हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है और बिना प्रक्रिया के कोई भी कार्य नहीं होता है। परंतु जिन लोगों पे ये बुलडोजर चल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हैं। उन पर नोटिस जा रही है तो वो जवाब क्या देंगे? वो तो यही बात कर रहे हैं क्योंकि सरकारी जमीनों पर कब्जा है तो क्या ध्वस्तीकरण हो, लीगल नोटिस सबको जा रही है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं और दूसरे पर लाद रहे हैं। मैं ये पीड़ितों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार से बहुत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह हुआ करते थे, जिनको जघन्य अपराध थे, हत्या और डकैती के अपराध थे, मुकदमों को उन्होंने एक दिन में अपने ऊपर से वापस ले लिया और कुछ लोग सिर्फ राजनैतिक मुकदमे वापस लिए। और क्या बात करेंगे आप? लोकतंत्र की बात करने वाले वो लोग हैं जो लोकतंत्र को चलते रहे हैं और न्यायपालिका की बात करते हैं। जो वही लोग हैं जो न्यायपालिका के नाम पर जमीनों पर मकानों पर कब्जा करने के थे। और कई ऐसा वाक्य आपको बता दूं कि हर पांडे की जमीन है, ये कहीं और रहते हैं। एक किसी तीसरे व्यक्ति ने कब्जा किया और चौथे व्यक्ति ने मुकदमा किया और कोर्ट में आर्डर पास कर गया ये जमीन अन्य किया और किसान पांडे घूमते लगे। ये इस उत्तर प्रदेश सरकारी है। ठीक, गौतम जी दूसरे लोग भी हमारे साथ, हाँ एक एक बार मैं चाहता हूं उनकी प्रतिक्रिया लें, लेकिन आप बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखें। गौतम जी। हाँ, निश्चित तौर पे जिस तरह की बात की जा रही है, हमने सीधा सीधा ये कहा कि यहाँ एक व्यवस्था है, जुडिशरी है। अगर जुडिशरी से आपने आदेश हासिल किया है तो कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं, करना भी चाहिए। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करनी चाहिए। लेकिन जुडिशरी को ओवरलुक करके कानूनी प्रक्रिया में उसको लाए बगैर अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो इसको जंगल राज कहा जाता है, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की सरकार है। ये डेमोक्रेसी है, जनादेश के आधार पे चलती है। तो जनादेश के नाम से जंगल राज नहीं फैलाया जा सकता। ये थैंक यू राजेश। ठीक है, इंजीनियर इमरान लतीफ भी हमारे साथ प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। इमरान साहब देखिए, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के वक्त इस बात का खुल के जिक्र किया था कि बुलडोजर हमारा सिंबल है, अभी सर्विस पे गया है, चुनाव के बाद एक बार फिर गरजेगा, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार इस बात का जिक्र किया गया कि गरीब की झोंपड़ी का ख्याल रखना है, सिर्फ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम उनके उस बयान को भी याद कर रहे हैं और जो आज जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनको भी याद कर रहे हैं। लेकिन इन सवालों के साथ मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे चाहूंगा राजेश जी कि जब तक मैं अपनी बात रखूं किसी भी प्रकार का कोई इंटरप्शन ना हो बीच में। मैं पूछना चाहता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर 28 मुकदमे हैं, बुलडोजर वहां कब जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ब्रजेश सिंह जो बनारस वाले हैं उनके ऊपर 106 मुकदमे हैं, बुलडोजर वहां कब जा रहा है।
मैं पूछना चाहता हूं धनंजय सिंह जो जौनपुर वाले, उनके ऊपर 46 मुकदमे हैं, बुलडोजर वहां कब पहुंचेगा? राजा भैया जो प्रतापगढ़ वाले हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं, 83 मुकदमे, 31 मुकदमे, उनके यहाँ कब पहुंच रहा है बुलडोजर? डॉक्टर उदय भान सिंह जो आपके डॉक्टर साहब हैं भदोही वाले, उनके यहाँ बुलडोजर कब पहुंच रहा है? अशोक चंदेल के यहाँ बुलडोजर कब पहुंचेगा? आप बताएं कि अभय सिंह के यहाँ बुलडोजर कब पहुंचेगा? विनीत सिंह के यहाँ बुलडोजर कब पहुंचेगा? गोंडा वाले ब्रजभूषण शहर सिंह साहब के यहाँ बुलडोजर कब पहुंचेगा? इन लोगों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। सोनू सिंह, मोनू सिंह के ऊपर मुकदमे कब, इतने सारे मुकदमे दर्ज है, वहां बुलडोजर कब पहुंचेगा? ये जो एक तरीके से लोगों को चिन्हित कर दहशत का माहौल बनाने के लिए, नफरत की राजनीति का एजेंडा सेट करने के लिए जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये ना तो लोकतंत्र के हित में है, ना तो जनता के हित में है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी को जो इतना बड़ा जनादेश दोबारा दिया है, वो काम करने के लिए दिया है। वो बुलडोजर महंगाई पे चलाने के लिए दिया है। वो बुलडोजर जो खस्ता हाल हालात हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की, सरकारी अस्पतालों को, उनको ठीक करने के लिए फिर से मौका दिया है। जो पिछली बार आप नहीं कर पाए थे, जो गलतियां आपने करी थी, उन गलतियों पे बुलडोजर चलाई, इसलिए जनता ने जनादेश दिया है। लेकिन एक बार फिर से वही नफरत की राजनीति की जा रही है, एक बार फिर से वही बांटने की राजनीति की जा रही है। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, बुलडोजर चलना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक बाहुबल दिखाया है, जिन लोगों ने अभी तक कानून को हाथ में लेने का काम किया है, जिन लोगों ने संविधान को ताक पे रखकर कोई काम अंजाम दिया है पिछले सालों में, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन ये जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है, ये खुद संविधान को ताक पे रख के की जा रही है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का जो है यहाँ पे खुलेआम हत्या की जा रही है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है, संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है। तो ये कहीं से उचित नहीं है। ये ना तो राष्ट्र हित में है, ना तो राज्य हित में है, ना तो जनता के हित। ठीक है, मैं इस पे जवाब लूंगा, लेकिन प्रोफेसर साहब है हमारे साथ, प्रोफेसर डी आर साहू हैं। प्रोफेसर साहब, आपने तमाम चुनावों को देखा, कार्रवाइयों को देखा, और अब जो बुलडोजर चल रहा है आप उसे भी देख रहे होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अब माफियाओं को तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो गरीब है उसकी झोंपड़ी का ख्याल रखा जाएगा। आप इसके क्या मायने हम समझें, क्या संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात, यदि सरकार को देखें, सरकार बहुमत से अपनी सरकार चला रहे हैं, और खासतौर पे इसमें माननीय योगी जी एक मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा जो आने का एक प्रयास, और जो एक सफल प्रयास है, उसको देखते हुए उनका चुनाव के समय में आपने देखा होगा, उससे चुनाव से पहले भी उनका ये था कि माफियाओं पे एक अपना शिकंजा, एक तरह से उनको किस तरह से नियंत्रण में लाया जाए जी, और माफिया को इस तरह से समाज, उत्तर प्रदेश की जो एक भयभीत समाज था, उसको हटाने की बात करते हैं, और बहुत सारे काम किया। हो सकता है उसमें आरोप लग सकता है कि सिलेक्टेड है, फलाना है, वो तो आप कह ही सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव में भी एक सफलता के कारण रहा कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है एक मजबूत है। बहुत सारे लोगों को इसकी राहत भी मिली है, और आप, मैं ये देख रहा हूँ अखबार के माध्यम से, बहुत सारे लोगों की अब विभिन्न संस्थाओं में जाके अपनी जो जमीन हड़प लिए हैं लोग, उसकी अपना एप्लीकेशन या अर्जी भेज रहे हैं। और ये एक अखबारों के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो ऐसी लोग हैं, आरोपित लोग हैं, उनके सामने जब बुलडोजर आ जाता है तो वो शाम तक सरेंडर हो जाते हैं। ये सब अखबार की आधार पे मैं कह रहा हूँ, तो कोई ऐसी अध्ययन नहीं, लेकिन ये एक संदेश है। इसमें एक बहुत बेहतर संदेश छुपा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर और शासन की व्यवस्था में किसी को भी ये बख्शेंगे नहीं। दूसरी बात है, उसमें आप ये कह सकते हैं, ये तो एक विश्लेषण की बात है, आकलन की बात है कि किसको कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जहां तक ये जो एक उत्तर प्रदेश की जो एक माफिया राज था, उसमें कहीं ना कहीं ये तो बात सही है कि एक तरह से एक सिंबॉलिक तरीके से, प्रतीकात्मक रूप से ये एक बेहतर प्रभाव पड़ा है, एक जनमानस में प्रभाव पड़ा है, और गवर्नेंस में इसमें भी काम कर रहे हैं। और बहुत सारे हमने देखा है ललितपुर में, विभिन्न जिलों में सारे अधिकारी भी बहुत सारे जो शिकायतें हैं उसको देखते हुए भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात। अब इसमें इसको राजनीतिक है या कोई संप्रदाय विषय से, धर्म विषय से, ये बात आकलन करने से पता चलेगा, लेकिन ये बात है कि जनमानस में एक ये बात आई। जहां तक बात आती है कि गरीबों की बात, आप बताइए कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा करते हैं जो कि बाहुबली होते हैं, जो
प्रबुद्ध लोग होते हैं, जिनकी वर्चस्व होता है। और एक तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे क्षेत्र में आपने देखा होगा एक दबंगई, एक प्रभुत्व की बात है, जिसमें बहुत सारे लोग इससे प्रभावित थे। और जहां तक गरीबों की बात है, गरीबों की बात करने के लिए तो इसकी मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की बात करें, तो इसमें खास तौर पे मैं जब देखता हूँ कि जो इस बार मतदान व्यवहार में देखा, इतने सारे मुद्दे होने के बाद विरोधी दलों की बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे सही मुद्दे थे जिससे सरकार को घेरा जा सकता था, इनकमेंसी, एंटी इनकमेंसी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इनको मतदान में लोगों ने जिताया। तो ये कहीं ना कहीं गरीबों का एक विश्वास और एक तरह से गरीबों के प्रति सरकार की जो एक नजरिया है, ये एक महत्वपूर्ण सकारात्मक दिशा पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे जी, एक बड़ी बात विपक्ष की तरफ से ये बार बार की जाती है कि कार्रवाइयों में भेदभाव हो रहा है। कुछ नाम यहाँ पे इमरान लतीफ ने गिनवाए भी कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, यानी वो पक्षपात की भी बात कर रहे हैं। पांडे जी, इमरान जी जो बातें कर रहे हैं, ये इन लोगों के सरकारों में ऐसा होता रहा है, तो ये इनका कोई दोष नहीं है, वही कार्य वही बात कार्य जो क्या होता रहा है। आपसे बता दूं, पूर्व की सरकारों में, पूर्व की सरकारों किसी पर हमारी सरकार से पूर्व मुकदमा है तो वो अंडर ट्रायल है, परंतु कोई भी ऐसा नया मुकदमा बता दीजिए जिनका नाम ये बता रहे हैं। ये हमारी सरकार में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, हमारी सरकार में एक दिन मुकदमा दर्ज हुआ, जेल भी जाएंगे वो और वोट देकर भी चलेगा। दूसरी बात बता दो, इनको धनंजय सिंह की का एक बात बता दूं कि धनंजय सिंह की हमारी सरकार में छोटा भाई पकड़ आया, उनको जेल भेज दिए और वो जेल जमानत पे है, और जिस दिन लगेगा कि ये समाज के लिए घटना है, उनके जेल भी जाएंगे और कोई भी ऐसी घटना हो तो वोट देकर भी चलेगा। तो मैं ब्रजेश सिंह की बात करूं, ब्रजेश सिंह जेल में है, ब्रजेश सिंह जेल में है, हमको कोई भी नए मुकदमा की हमारी सरकार में दर्ज नहीं हुए। आज तक किसी व्यक्ति का नाम बताइए जिसका हमारी सरकार में मुकदमा दर्ज हुआ है और उनको जेल न गए हो और वोट देकर चला हो। और कुछ की सरकार है, इसमें भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पे बराबर मिलेगा तो दंड भी बराबर मिलेगा। कुछ आगे वाली सरकार में यदि आपको राशन शासन और अनुशासन यदि सबके लिए समान है तो हर व्यक्ति के लिए समान है, कुछ भेदभाव का आरोप कोई नहीं कर सकता है। यदि आपको प्रेम भी बताएंगे तो प्रदेश की सारी सुविधाएं भी देंगे, तो अपराध करेंगे तो दंड भी एकदम समान रहेगा, इसके लिए निश्चित रहिए। इमरान लतीफ कुछ कह रहे हैं। इमरान जी, जो बुलडोजर चल रहे हैं, जो बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, जो पेट्रोल पंप उखाड़े जा रहे हैं, वो आज के बने हुए पेट्रोल पंप नहीं है, वो आज की बिल्डिंगें नहीं है, वो भी पूर्व में किए गए इलीगल काम है जिन पे आज कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूं, इनसे डरते क्यों हैं? क्यों ब्रजेश सिंह से डर जाते हैं? क्यों देवांग सिंह से डर जाते हैं? क्यों राजे भैया के आगे जाके सरेंडर हो जाते हैं? इसका भी जवाब दे दे जरा सा, कि भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं है तो क्या है फिर ये? आप बाकी सारे मामलों में पिछले मामलों को ध्यान में रख के कार्रवाई कर रहे हैं, और जो आपके यहाँ जाके सरेंडर हो जाए, बुक्कल नवाब अगर आपके यहाँ जाके सरेंडर हो जाए तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। ये क्या है? किस तरह का माहौल है? किस तरह उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो उनके पास एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है कि कोई भी बाहुबली, कोई भी बेईमान, कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी दुराचारी पहले किसी भी पार्टी में रहा हो, कितना भी अपराध करता रहो, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आए, उधर से बाहर निकलेगा तो वो बिल्कुल सुचितापूर्ण वातावरण बना लेगा। एक पांडे जी कुछ कह रहे हैं, साफ सुथरी छवि का हो जाएगा। हमारे मित्र जो है लतीफ जी लगता है ठीक से अध्ययन कर वही आए हैं। जिस पेट्रोल पंप पर चला उस पर लगभग 12 नोटिस दी गई है। 12 नोटिस से कोई भी जवाब नहीं आया है, तो उससे बोलते चला है। पहली बात मैं कह रहा हूँ, देने का क्यों नहीं करवाई होगा तो भैया का अपराध बताइए, राजा भैया से एक मुकदमा दर्ज हुआ है और बताइए। अभी चुनाव आयोग के बाकी डॉक्टर सिंह की बात कर रहे हैं वो जेल में है, विजय सिंह की बात कर रहे हैं वो जेल में है। सगे लोगों को नोटिस देने का काम कब करेंगे? आप बताइए, अपराध बताइए, अपराध बताइए, कार्रवाई न हो बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे अपराधी कोई भी हो, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, उस पर फेयर ट्रीटमेंट होगा जो सिर्फ अपराधी के लिए होता है। अपराधी होता है भारतीय पार्टी में और कुछ में कोई अपराधी कोई विशेष नहीं होता है। अपराधी होता है और ट्रीटमेंट उसका अपराधी करा होगा। ऐसे में हम गौतम जी से जानेंगे कि गौतम जी, राजेश जी, मैं 30 सेकंड में जवाब देना चाहता हूँ। बहुत जल्दी से सर।
बिल्कुल, मैं कहीं से भी इस बात का इल्जाम नहीं लगा रहा हूं किसी धर्म के आधार पे, जात के आधार पे कोई कार्रवाई हो रही। जो किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट कर दे, तो चाहे किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जात संप्रदाय से आता हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह के हजारों एग्जाम्पल आप पिछले 7 साल के इतिहास में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें कहीं से कोई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी लोगों को नोटिस कब जाएगी जिन्होंने अवैध जमीनों पर अवैध स्कूल खोल रखे हैं, अवैध कॉलेजेस खोल रखे हैं, अवैध अस्पताल खोल रखे हैं, उनको भी नोटिस देने का काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो सत्ता के करीबी है उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, जो विपक्ष के लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, आप सीधे शब्दों में यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पांडे जी समर्पण कर देंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है पांडे जी, जो कार्रवाई की जाएगी, सीधी सी बात है। राजेश जी, अब मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा, इसकी सत्यता की जांच कर लीजिएगा। मैं इस बात की कोशिश करूँ, बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कर रहा हूँ। हमारे मऊ जिला के जिला महामंत्री का, मैं संगठन का जिला महामंत्री का एक मामला है, छोटे से जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा था और कुछ जिले में तरह की सरकार में उनकी बिल्डिंग को ढहा दिया गया, ये नहीं आप पता कर सकते हैं। दूसरा, अमरोहा के जिला उपाध्यक्ष का एक छोटी सी जमीन पर कब्जा था और पूर्व की सरकारों में था, मात्र 3 इंच में जमीन थी और पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई। मैं आपको बताता हूँ, लोग कर नीचे पता कीजिएगा, और मित्र को बड़ी जिम्मेदारी को कर रहा हूँ कि मेरठ के जिला महामंत्री का दिया गया। ठीक, गौतम राणे, क्या भेदभाव की बात जो इमरान कर रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें कोई पक्षपात हो रहा है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो करीबी लोग हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, जो विपक्ष के करीबी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। निश्चित तौर पे राजेश जी, हमने कहा कि सेलेक्टिव एक्शन को जंगल राज कहा जाता है, सेलेक्टिव एक्शन को डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती। साहू जी बता रहे थे कि तमाम जनादेश फिर मिल गए। आप भी जानते हैं कि ये पहला दुनिया का, मेरे ख्याल से इस देश में जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो उस इलेक्शन का पहला एक ऐसा उदाहरण रहा है कि अगर विपक्ष ने किसी अधिकारी के बारे में ये लिख करके दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये पार्टी के प्रति पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, एक वर्कर जैसे काम कर रहे हैं, तो ये भारत के राजनीतिक इतिहास में, डेमोक्रेसी के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक भी अधिकारी का तबादला नहीं हुआ। और आप ये भी बेहतर तरीके से जानते हैं, आपके चूंकि तमाम संजय वगैरह लगे थे, बहुत सारे लोगों के हाथ में वोटर आईडी कार्ड था, उनके हाथ में शाम को दी गई बीएलओ की पर्चियां थी। सुबह जब वो पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं तो वहां लिखा होता है इलेक्टेड बाई एसडीएम। ये क्या है? इसको भी लोकतंत्र का तरीका। एसडीएम को ये अधिकार नहीं वो किसी भी वोटर को अपना वोट कास्ट करने से रोक सके। अगर डिलीटेड बाई एसडीएम है, उसकी सूचना गई तो इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, अभी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जननी पार्टी की सरकार है, ये ऐसे ही कार्रवाई करेगी। ऐसे कार्रवाई करने का किसी भी लोकतंत्र में जब तक आदेश कोर्ट का न हो किसी भी सरकार को नहीं है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है सॉरी, ये तानाशाहों की सरकार है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको हराम कहेंगे और जिसको चाहेंगे हलाल करेंगे। यह ठीक प्रक्रिया नहीं है। अगर इस तरह के बीजारोपण होंगे तो लोकतंत्र आज खत्म नहीं हो रहा है और ना लोकतंत्र को इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन फिर जो परिपाटी लिखी जा रही, वो परिपाटी देश को विध्वंस के कगार पे ले जा रही है। आप बेहतर जानते हैं कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे और लगे ही नहीं, वो मिलेंगे। अगर कोई आदमी एक ट्वीट कर दे, कोई आदमी कुछ दिखा दे कि ये मध्याह्न भोजन में रोटी नमक दिए जाते हैं तो वो जेल में जाए, तो ये अपराध के आंकड़े कहिए, हम अपराधियों के आंकड़े उठा करके देख ले, दे देते हैं, आपको उपलब्ध करा देते हैं। अगर इनमें दम है कितना कब्जा किया उन्होंने, ठीक, जरा कार्रवाई करके दिखाते हैं। ठीक, प्रोफेसर साहब, हाँ
प्रोफेसर साहब, ये जो विपक्ष की तरफ से बड़ी बात कही जा रही है कि ये अलोकतांत्रिक है, ये गैर कानूनी है, संवैधानिक नहीं है, पक्षपात हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्या लोगों के बीच में ये संदेश जा रहा है या फिर लोग ये देख रहे हैं कि साहब बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है? विपक्ष की इस चिंता में कितनी सच्चाई नजर आती है? नहीं, विपक्ष की भूमिका तो महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शासन की जो भी तरीके हैं, शासन की व्यवस्था में सुशासन जब नहीं होता है तो सुशासन की तरफ यदि कोई प्रेरित होता है शासन में रहते हुए, तो उसको विरोध करना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र की बात है और इसको आकलन करना चाहिए। जो कह रहे हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये बातों को आप बताइए कि अभी बुलडोजर चुनाव से पहले भी बात करते हुए ये चुनाव जीते। चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि बुलडोजर चलेगा, अब चुनाव के बाद भी बुलडोजर। इसकी मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसके प्रति जन समर्थन है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि आज की तारीख में बहुत सारे राजनीतिक दलों की शिकायत है कि सिलेक्टिव है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसी विकल्प है जिसके माध्यम से लोकतंत्र की व्यवस्था में घेरा जा सकता है। और उसके लिए विरोधी का जो भूमिका है इस बार सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में विरोधी दल बहुत कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। और इसको उसकी प्रक्रिया को लाने के लिए मेरे को लगता है समाजवादी पार्टी जो विरोधी दल के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतर तरीके से इन सभी शिकायतों को, इन सभी कमियों को एक व्यवस्थित रूप में इसकी आकलन करके विधानसभा में विभिन्न अखबार या मीडिया के माध्यम से इसको उजागर करें। और उससे उजागर करने से आंदोलन विरोध यदि विरोधाभास प्रकट होगा तो शासन भी उससे थोड़ा सा केयरफुल होगा। ऐसा नहीं है अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर या जो अथॉरिटी के आधार पे तानाशाही की जो बात करते, तानाशाही यदि हम मान लेंगे तो तानाशाही चले गए। और यदि तानाशाही को यदि हम विरोध करेंगे तो वो विरोधाभास कहीं गूंजेगी और एक जगह पे गूंजेगी नहीं, हर जगह गूंजेगी। और इसकी आधार एक खाली केवल चुनाव की मतदान की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रतिनिधि विरोधी दल के लोग आए हैं और बेहतर व्यवस्था में है, बेहतर मजबूती से है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये तो उत्तर प्रदेश की जनताओं की जो इस बार जो चुनाव है, ये एक लोकतंत्र की व्यवस्था को बहुत अच्छे से मजबूती से किया है। कोई 5000 कोई 2000 वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग इसमें जीत नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधी दल विरोध करने की क्षमता रखते हैं, उनके पास कैपेसिटी है। क्योंकि आप यदि उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, केंद्र सरकार की देखेंगे, उसमें हमारी यूपीए सरकार, यूपीए जो कांग्रेस और उनकी जो दल है, उनके पास कोई विरोध करने का क्षमता ही नहीं। तो मेरा ये है कि इस बार 2022 की चुनाव उत्तर प्रदेश की बहुत बेहतर व्यवस्था है, जिसमें हमारी जो विरोधाभास है इसको एक व्यवस्थित रूप में रखने का प्रयास करने का और उसको आईना सबके सामने लाने का एक बेहतर विकल्प है। और हमको लगता है कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए और जनता इसको इस्तेमाल करेंगे और राजनीतिक दल इसके ऊपर आना चाहिए और एक बहुत ही सक्रिय रूप में आना चाहिए। ठीक। पांडे जी, विपक्ष को आप लोग भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे? ये जो तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, ठीक है, माफियाओं के खिलाफ हो रही है, अपराधियों के खिलाफ हो रही है, लेकिन विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी जो कार्रवाई है वो एक तरफा है, उसमें पक्षपात है, उसमें विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, सत्ता पक्ष के जो करीबी हैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जा रहा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? देखिए, सबसे पहली बात यह है तो विपक्ष एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की एक अच्छी खूबसूरत तस्वीर है और हम विपक्ष का भरपूर सम्मान करते हैं। विपक्ष यदि न रहे तो सत्ता जो होती है निरंकुश हो जाती है। तो हम विपक्ष को अपने एक पक्ष के मजबूत और सर्वत्र मानते हैं। और तो रही बात विश्वास में लेने की, तो हम विश्वास में लेने की सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, जिससे विपक्ष को लगे कि वहां उनके साथ है और वो हमारा आईना है। विपक्ष से आईना रहता है पक्ष का
परंतु यदि किसी अपराधी पर, किसी भू माफिया पर, किसी ऐसे व्यक्ति पर जो सामाजिक अपराधी हो, यदि उस पर कार्रवाई होती है और विपक्ष यदि नाराज होता है तो इसका मतलब ये मान, और बहुत बार विपक्ष नाराज होता है तो ये मेरे मान, उत्तर प्रदेश की जनता और ये मानना चाहिए कि ये अपराधियों के साथ विपक्ष खड़ा है। यदि किसी गुंडा पर, किसी माफिया पर, किसी भू माफिया पर, किसी सामाजिक अपराधी पर कार्रवाई हो रही है और अगर विपक्ष को होता है तो इसको आप क्या समझेंगे? विपक्ष को इस बात की तो अंतरागिता देनी चाहिए कि भाई जिस सरकार को, हमारी सरकारों में जिन माफियाओं पर, जिन गुंडों पर, जिन सामाजिक अपराधियों पर मुकदमे नहीं कर पाए, जेल नहीं जा पाए, जिससे जिसकी है हमारी सरकार चली गई, तो उनको तो पसंद होना चाहिए। आप विचार कीजिए, ये उत्तर प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश में भारत दंगे के 17 में 750 दंगे हुए, आप भी जानते हैं। उसमें से क्या दंगे करने वाला उत्तर प्रदेश के सारे लोग थे? कुछ एक लोग थे और उन कुछ एक लोगों को, और इसी दंगों की वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक छवि बनी कि अब ये दंगाइयों का साथ दीजिए। यही उत्तर प्रदेश है जहां पे की जगह जगह खुलेआम अपराधी घूमते थे, कहीं किसी व्यक्तिवाद में सुरक्षित नहीं थी। कोई भी व्यक्ति घर से तो निकलता था दुकान जाने के लिए, लेकिन दुकान से अपने मकान पर सुरक्षित लौटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अपराध बढ़ा हुआ था। आज उन अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, उस समय समाजवादी पार्टी के पास एक तगमा लगा, मतपथ पर तगमा लगा कि अपराधियों की पार्टी है, और आज जब उन अपराधियों पर, दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है तो आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, विपक्ष को प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसे अपराधी माफिया गुंडा जिसकी वजह से हमारी सरकारों पर दाग लगा, जिससे हम दंगाई कह रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं, अब वो कभी नहीं रहेगी। न उत्तर प्रदेश में अपराधी रहेगा और न अपराधियों पर संरक्षण देने वाले रहेगी, तो इनको तो प्रसन्न होना चाहिए। परंतु हो क्या रहा है, ठीक उससे उल्टा अपराधी के पे कार्रवाई होती है, पार्टियां नाराज रहती है, किसी दंगाई पर कार्रवाई होती है, पार्टियां नाराज रहती है। तो आपको ये मान लेना चाहिए या मान लेंगे हम कि ये अपराधियों बने हुए हैं, अन्यथा इनका आगे आके स्वागत करना चाहिए। ठीक है। इमरान लतीफ, देखिए वो सीधा कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो माफियाओं के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है, कोई पक्षपात नहीं है। आपको नहीं लगता कि जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अपराधियों को, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा, तो वो एक संतुलन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अपराध होने बंद हो गए? क्या उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गए? उत्तर प्रदेश में अपराधों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। हमने पिछले 5 साल का जो इनका आंकड़े थे वो भी उठाकर देखे थे, पिछले 5 साल के हालात वो भी देखे थे, और अब जब दोबारा सरकार में आए हैं तब भी हम अपराध का जो आंकड़ा देख रहे हैं वो कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, लेकिन ये जो कार्रवाई की जा रही है दरअसल सिर्फ इस वजह से की जा रही है कि ये विरोध के स्तर को दबाना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ जो विरोध हो रहा है, सरकार की नाकामियों को उजागर करने वाला जो काम हो रहा है विपक्षियों के द्वारा, उस आवाज को दबाने के लिए, विपक्षियों की आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं ताकि विरोध के स्वर निकल कर ना आने पाए। अभी आपने देखा, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, किस तरह की घटना सीधी जिले में हुई मध्य प्रदेश के अंदर। वहां तो चौथा स्तंभ को नंगा करने का काम कर दिया मध्य प्रदेश की पुलिस ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने। आपने इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर देखा कि पत्रकारों को भी बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अगर मिड डे मील में कोई कमी है उसको दिखा दिया जाए तो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं। अगर कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी को इंगित करने का काम पत्रकार साथी कर दे तो उनके ऊपर मुकदमेबाजी करने का काम कर दिया जाता है, बुलडोजर वहां भी पहुंच जाता है। तो बुलडोजर जो है ये पूरी तरीके से दिशाहीन है कि कब कहां पहुंच जाएगा। जहां से भी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ आवाज उठेगी, जहां से भी भारतीय जनता पार्टी की कमियों को उजागर किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को उजागर किया जाएगा, कमियों को उजागर किया जाएगा, वहां पर बुलडोजर घूम जाएगा। कृष्णमोहन पांडे, मैं मानता हूं, बस राजेश जी 3 सेकेंड और, मैं मानता हूं ये जो इनका बुलडोजर चल रहा है, इनकी जेसीबी चल रही है, इनका पुकलैंड चल रहा है, इनकी जो भी मशीनें चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आने वाले 5 साल तक आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में माहौल बना रही हैं। क्योंकि पंजाब में हमने देख लिया किस तरीके से पंजाब की जनता ने कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल से ऊब कर वहां कर हमको अपना समर्थन दिया। दिल्ली के अंदर भाजपा और कांग्रेस से ऊब कर हमको समर्थन दिया। इसी तरह की अहंकार था, इसी तरह की कार्रवाइयां थी जिससे वहां की जनता परेशान हुई और उसने एक तीसरे विकल्प की तरफ जो है उम्मीद भरी निगाहों से देखा, उसको मौका दिया। यही मौका पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। ठीक है पांडे जी, आप कुछ कह रहे हैं, देखिए बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि करनी और कथनी में फर्क है। हमारे मित्र और आम आदमी पार्टी के मित्र को बता दूं,
ये कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो विरोध के पर उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति का नाम बताइए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला हो, जिस पर कोर्ट की कार्रवाई को, एक व्यक्ति का नाम बताइएगा। मैं पूछना चाहता हूँ और डेट का पूछना चाहता हूँ, नहीं बता पाएंगे ना। पता है क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ कोर्ट से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, और यदि अपराधियों पर कार्रवाई हो तो दर्द किसको हो रहा है? वो लोग जो इन अपराधियों के पोषक थे, इन अपराधियों को साथ लेके घूमने वाले थे, और आज जब अपराधियों पर कार्रवाई हो तो ये विपक्ष पर आरोप बताते हैं। विपक्ष समझ में आ रहा है, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी उतना सम्मान करती है, और विपक्ष हमारा आईना है, आईना है, तो फायदा है कि हमें वो कोई पता है, परंतु किसी राजनीतिक पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन किसी को कोई रंगे लोग सरकार के खिलाफ कब्जा किया है, किसी समाधान पर कब्जा किया है, किसी दुकान पर कब्जा किया है, चल रहा है, तो जिस पर कार्रवाई होती है तो आप लोग को दर्द होता है, क्योंकि उनको लगता है। हम आपकी अहंकारी आंखों में आंखें डालकर बात करने का साहस रखते हैं पांडे जी। आप दूसरी डाल के रखिए, अच्छा लगता है हमें, अच्छा लगता है कि ठीक है गौतम राणे, आपको एक आइडिया दिखाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश की जनता ने, ठीक, एक एक करके बात को रखें, एक एक करके बात को रखें। गौतम राणे, एक सेकंड में दोनों को रोकूंगा। गौतम राणे, देखिए कार्रवाइयां हो रही हैं, शायद लोगों ने पसंद भी किया बुलडोजर का जो फॉर्मूला है उसको, इसीलिए जनता ने एक बार फिर भरोसा भी किया योगी आदित्यनाथ पे, उनकी सरकार पे। आपको नहीं लगता कि आप जब इसका विरोध करते हैं तो लोगों के बीच में संदेश जाता है कि देखिए ये लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो? जनता के बीच में आपको लगता है संदेश आपकी बात का जा रहा है कि ये अलोकतांत्रिक है, या फिर ये जा रहा है कि हाँ सरकार माफियाओं को बख्शने के मूड में नहीं? नहीं, निश्चित तौर पर राजेश जी आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न किया, मैं इसके लिए क्लैपिंग भी करता हूँ। संदेश क्या जा रहा, संदेश क्या जाना चाहिए, यथार्थ क्या है, यथार्थ का संदेश जाना चाहिए। अगर उसमें हम लोगों के, हम विरोधी नहीं है, हम विपक्ष है। लोकतंत्र में सत्ता और सत्य और विपक्ष दोनों एक तरह से एक शरीर के दो अंग हैं, जो ये दिखाते हैं कि अगर सत्ता पक्ष से ये लगे, जैसा अभी कह रहे थे, ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई का मतलब ये ग्रामीण अंचल पर और खासतौर से कॉमनवेल्थ में ये संदेश जा रहा है कि हमने तो लोकतंत्र के आधार पे जनादेश दिया था कि एक सरकार आएगी जिसमें संयम होगा, सौम्यता होगी, कार्रवाई करने के तरीके होंगे, और खास तौर से उसमें विकास के कुछ अपना आउटपुट भी होंगे, विजन भी होंगे। ये तो अंडरवर्ल्ड की तरह काम करने लगे। अजय हम तो मारेंगे बस, छोड़ेंगे नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। सरकार कानून और व्यवस्था पे चलती है। ये जरूर है, ये संदेश जा रहा कि हमने चुना था, एक ऐसे लोगों को चुना था कि वो सरकार चलाएंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि वो गलती हो गई, बड़ी त्रुटि हो गई, ब्लंडर हो गया कि ये अंडरवर्ल्ड के लोगों में हाथ में चला गया है, और वो मनमानी कार्रवाई करते हैं। विरोधी नहीं, विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष होता है, और विपक्ष का मतलब होता है आईना दिखाना सत्ता पक्ष को कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, आप खुद उसको देखिए। और ये भूमिका, जैसा वो कह रहे थे साहू साहब, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, लोकतंत्र ही दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था है जो दो धुरी पे चलता है, बाकी सारी व्यवस्थाएं एक धुरी पे चलती है। पहले धुरी होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र में, दूसरी सजग और जीवन विपक्ष। सजग और जीवन विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, लेकिन आप लोग भी जानते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या हाल है, किस तरह से फ्रैक्चर्ड है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से फ्रैक्चर्ड है। केंद्रीय चुनाव आयोग को आज केजुआ भी कहना कोई अतिरंजनापूर्ण बात नहीं होगी। हमने आपसे कहा कि जिस चुनाव में तमाम एप्लीकेशन देने के बाद भी एक भी अधिकारी को न बदला गया हो, उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की परिधि में रखना कहीं से भी उचित नहीं है। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार जननी पार्टी है और अंडरवर्ल्ड के द्वारा संचालित की गई। थैंक यू।
प्रोफेसर साहब, ये जो विपक्ष के आरोप हैं, जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है? एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ की छवि और उनकी कार्यशैली है कि वो माफियाओं पे लगातार बुलडोजर चला रहे हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष है जो ये कह रहा है कि साहब पक्षपात हो रहा है, विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है और तमाम तरह के आरोप हैं। तो जो विपक्ष की बात है वो लोगों के बीच में जा रही है या फिर बाबा का बुलडोजर जो है उसके जरिए जो संदेश जा रहा है वो जा रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष में जो रहते हैं उनकी दबदबा रहता है, जो कि आपने पूरे सत्ता और शक्ति संरचना को, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे वो वर्चस्व की बात करें या आर्थिक रूप में देखिए, सबकी वर्चस्व रहता है, दबदबा रहता है। अब बात वो नहीं है, बात ये कि हमारी मानसिकता खासतौर पे जो नागरिक होने के नाते सजग नागरिक, और सजग नागरिक होके यदि हम सत्ता पक्ष को एक भगवान की तरह माने और उसी के अनुसार कार्य करते रहें और विपक्ष की बातों को भी ना माने, और एक ऐसी जो आपको देखा होगा कि मेरे तो लगता है कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं, पता नहीं कैसे अपने आप को इतनी मजबूत मान लेते हैं, और कोई भी राजनीतिक दल जब विपक्ष में आते हैं वो पता नहीं क्यों इतना कमजोर मान देते हैं। बात वो है, बात यह कि लोगों का भी एक है, आपने देखा होगा कि जैसे सत्ता में कोई आ जाता है तो गाड़ियों में वो फ्लैग बदल जाते हैं। बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा बहुत फ्लैग जो है उनका बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि जब तक सजग नागरिक नहीं होंगे, जब तक हमारी समाज में राजनीतिक दल और सरकार में जो लोग हैं वो तो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। तो बात वो नहीं है, बात यह कि नागरिक बोध होना चाहिए, और जो हमारी विरोधाभास है, जो विरोध करने की संस्कृति है, और एक सही को सही ठहराना और गलत को गलत कहना, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में अभी भी कहीं ना कहीं इसमें सवाल उठ रही है, और उसको लोग उठा भी रहे हैं, और विरोधी दल और विपक्ष में जो लोग हैं उसको बेहतर उठाना चाहिए, और उसी लिए विरोधी दल का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कहने की मतलब है, जो भी इसी तरह से आप देखेंगे 2012 से 17, 2007 से 12 उत्तर प्रदेश की चुनाव, उसमें भी आप देख सकते हैं 2007 से 12 में क्या हुआ, 2012 से 17 में क्या हुआ, 2017 से 22 में क्या हो रहा है, और 22। तो कहना की मतलब है, यदि वो मतदान अधिकार के आधार पे ये लोगों को यदि सरकार चुने हैं, तो हमारा काम है विपक्ष का कि इनको हर समय सकारात्मक रूप में अपनी तथ्यों के आधार पे व्यवस्थित रूप में, तार्किक रूप में इनको विरोधाभास को प्रकट करना चाहिए। और इसके लिए हमारे हिसाब से आज की तारीख में जो तकनीकी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारी ऐसी मीडिया है जैसे कि आप लोगों के माध्यम से हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। अब चुप्पी की संस्कृति नहीं है, अब आवाज की संस्कृति है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आवाज की संस्कृति साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे समाज अभी भी वो पढ़े लिखे तबके भी अब चुप्पी की संस्कृति, मौन की संस्कृति में जा रहे हैं। ये एक सवाल सरकार की तरफ नहीं है, ये हमारे तरफ है, हम लोगों की तरफ से, नागरिकों की तरफ से, समुदाय की तरफ से ये एक सवाल उठना चाहिए, जिसको किस तरह से हम बात करें, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है इमरान लतीफ, देखिए कई तरह की बातें इस पूरी चर्चा में हुई, लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी आपकी इस पे चाहता हूं कि देखिए एक तरफ तो ये बात कि योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर फॉर्मूला है उसे दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर तरफ इसका जिक्र भी हो रहा है। ऐसे में जब आप लोग बतौर विपक्ष इसका विरोध करते हैं तो नहीं लगता कि जनता के बीच में संतोष आपके प्रति जो संदेश है वो नेगेटिव जा रहा है? देखिए, जहां तक दूसरी विपक्षी पार्टियों की बात है और आम आदमी पार्टी की बात है, तो आम आदमी पार्टी की किसी अन्य विपक्षी पार्टी से तुलना करना बिल्कुल बेईमानी है। कि आम आदमी पार्टी ने अपने आप को स्वच्छता की राजनीति करने के लिए ही प्रोजेक्ट किया है, और उसी तरह की यूएसपी हमारी है कि हम काम की राजनीति करते हैं। जहां तक बात उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ जी की है, इन्होंने शपथ तो संविधान के साथ काम करने की थी, संविधान के आधार पर काम करने की थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि संविधान को ताक पे रखकर तालिबानी ढांचे पर काम करने का काम आज उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, और उसी को अपनाने का काम सभी बीजेपी शासित जो राज्य है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर बात कह रहा हूं कि मूल मुद्दों से जनता को कब तक आप दूर रखेंगे, कब तक आप बिजली पर बात नहीं करेंगे, कब तक आप महंगी बिजली, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली आप उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे और उन्हें बुलडोजर का लालच दिखाएंगे। आपकी जो सरकारी अस्पतालों की हालत है वो सबसे खराब रहेगी, लेकिन आप बताएंगे बुलडोजर का जो है ग्लैमर दिखाएंगे। स्कूलों की हालत खराब रहेगी, बुलडोजर का ग्लैमर दिखाकर कब तक आप बचते रहेंगे मूल मुद्दों से? आम आदमी पार्टी इनकी इस राजनीति
का जवाब देने के लिए आई है। हम अब पंजाब में एक मॉडल लेकर आ रहे हैं जहां पे हर सेक्टर में हम गुड गवर्नेंस करके दिखाएं। दिल्ली में हम पूर्ण राज्य का दर्जा हमको नहीं है, पूरी तरीके से सरकार हम नहीं चला पा रहे थे। अब पंजाब के अंदर हम काम करके दिखा रहे हैं। पंजाब में एक ऐसा मॉडल हम देंगे राजेश। चलिए, वक्त इतना ही है। एक आखिरी कमेंट मैं चाहता हूं कि कृष्ण मोहन पांडे जी बहुत कम वक्त में आखिरी 10 सेकंड विपक्ष को भी ये भरोसा दिलाएं कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं है। देखिए, लतीफ जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली, सबसे महंगी बिजली, मैं इनको बता दूं कि पूरे से आगे आपको बिजली दे रहे हो, किसानों को अपनी बिजली देने जा रहे हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, तो सर्वाधिक सड़क उत्तर प्रदेश में, हाईवे का उत्तर प्रदेश में है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जो भी कार्रवाइयां हो रही है वो माफियाओं, गुंडों पर और भूमाफियाओं पर हो रही है। विपक्ष साथ दे ताकि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बने और उत्तर प्रदेश विकास की एक नई दूरी और प्रदेश देश में समझता हो। ठीक है पांडे जी, वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन पांडे, गौतम राणे और इमरान लतीफ, प्रोफेसर डीआर साहू, आप सभी का बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। और बड़ी बात यही है जो आज योगी आदित्यनाथ ने कही कि माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा और गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा। यानी बुलडोजर चलेगा लेकिन गरीब की झोंपड़ी पे नहीं, माफिया की अवैध जमीन पर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। भूपेश बघेल सरकार ने ठाना है, प्रभु श्री राम के ननिहाल को वैश्विक पहचान दिलाना है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है, पौराणिक मान्यताओं की